ठंड में भी बर्फ वाले पानी से नहाने वाली बहू। अरे ओ मेरी जंगली गंवार देवरानी, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी ना? अब क्या तुम्हारे मुंह में दही जम गई है? जवाब क्यों नहीं देती? मैं कुछ पूछ रही हूँ। जेठानी तारा गुस्से में लाल पीली होकर चंपा को सुना रही थी। चंपा ठंड से थर थर कांपे जा रही थी। टॉक टू मी चंपा, आंसर मी, आई सेड आंसर मी। जेठानी जी, आप जो ऐसे इंग्लिश मैडम की तरह पटर पटर अंग्रेजी में बोल रही हो, वो सब कुछ हमारे सर के ऊपर से जावत है। गांव से आई चंपा की ये बात सुनकर मॉडर्न तारा गुस्से में दांत पीस कर कहती है, फाइन मेरी गंवार देसी देवरानी, हिंदी में करो अपनी सफाई पेश, वरना आई एम टेलिंग यू आज अपना बोरिया बिस्तर बांध कर निकलो इस घर से। आखिरकार मॉडर्न तारा इतनी हाई वोल्टेज गुस्से में चंपा को क्यों सुना रही है? आखिर उससे इतनी बड़ी क्या गलती हुई? क्या चंपा अपनी सफाई पेश कर पाएगी? आखिरकार पूरी खिचड़ी क्या पक रही है, ये जानने के लिए आइए कहानी के पिछले भाग को देखते हैं। जहां कड़कड़ाती ठंड में उपाध्याय परिवार लेट तक रजाई में सो रहे होते हैं, तभी दूध वाला लालू राम आकर कपकपाते हुए आवाज लगाता है। अरे ओ अम्मा जी, अम्मा जी, अरे भौजाई जी, दूध लेकर आए हैं, भगोना ले आइए। जब अंदर से किसी की आवाज नहीं आती तो दरवाजे पर खड़े खड़े दूध वाला बड़बड़ाना चालू कर देता है। हे भगवान, पता नहीं कैसा कुंभकर्ण का खानदान है। सुबह के 9 बज गए हैं, अभी भी घोड़े गधे बेच कर सो रहे हैं ससुर के नाती, और यहाँ ठंड में हमारी कुल्फी जम रही है। आय हाय हाय हाय। एक आखिरी बार आवाज लगाता हूँ, अगर कोई दूध लेने नहीं आया तो ठीक है, नहीं तो जय राम जी की। अरे ओ भौजाई की, दूध चाहिए कि न चाहिए? तभी रजाई के अंदर पैर पसार कर पड़ी हुई तारा अलसा कर कहती है, बस आई भैया, 2 मिनट। भैंस की आंख, एक तो ये सुबह सुबह कभी न्यूज़पेपर वाले, कभी दूध वाले और कचरे वाले पता नहीं कहां से चले आते हैं कबाब में हड्डी बनने के लिए। तारा नींद में पतीला लेके दूध लेकर अंदर लौटती है, जहां उसकी दोनों नंद काव्या और चारू कंबल ओढ़े सोफे पर फैली पड़ी थी। इट्स टू कूल। आज तो दिल्ली का हाल बिल्कुल कुल्लू मनाली जैसा हो रहा है। तारा भाभी, जल्दी से मेरे लिए कैपुचिनो बना दो। भाभी, मेरे लिए तो बढ़िया से अदरक इलायची डालकर बढ़िया चाय बना दो, मलाई मार के, और साथ में पकौड़े बना लेना, बढ़िया ठंड का मौसम है। ये दोनों निठल्ली कामचोर ऑर्डर तो ऐसे फरमाती हैं जैसे मैं नौकरानी लग रही हूँ इनकी। ये तो मौज कर रही है, मौत तो मेरी आती है इतनी ठंड में बर्फ जैसे पानी में काम करके। बस इस बार देवर जी अपना टूर करके वापस आए, मैंने तो ठान लिया है, चटमंगनी पट शादी रचा के शहर की देवरानी ले आऊंगी, फिर वो करेगी काम और मैं ऐश उड़ाऊंगी। तारा अभी खुद के अंदर ख्याली पुलाव पका रही होती है, तभी दरवाजे की घंटी बजती है। उफ, अब फिर से कौन आ गया देखती हूँ। तारा जैसे ही दरवाजा खोलती है तो अपने देवर के बगल में चटक लाल रंग की तड़कीली भड़कीली साड़ी और माथे से लेके पैरों में लाल रंग देखकर चौंक जाती है। अरे देवर जी, ये आप किस चलते फिरते नमूने को हमारे घर में ले आए? ये नौकरानी है क्या? तभी चंपा टशन में कहती है, ए जीजी, तनिक कायदे में रह के बात करो। नौकरानी होगी तुम्हारी अम्मा, तिहार खानदान। हम इस घर की नौकरानी नहीं, बहुरानी है, बहुरानी। चंपा नाम है हमारा, फ्रॉम छपरा। वो तो तुम्हारा छपरी ड्रेसिंग सेंस देखकर ही पता लग गया कि तुम गांव की गवार हो, ब्लडी बॉडम कहीं की। तारा भाभी प्लीज, आप चंपा से इस कदर बात नहीं कर सकती, वो मेरी पत्नी है। तभी सास ससुर भी आ जाते हैं। अरे भाई, क्या बात है, क्या तमाशा लगा रखा है सुबह सुबह? इतनी कड़ाके की ठंड है बहू, तूने चाय नहीं चढ़ाई? अरे सासू माँ, कहो तो हम बनाते हैं एकदम फैंटास्टिक, फर्स्ट क्लास मलाई मारकर चाय। पाए लागू सासू माँ। आदित्य चंपा के बारे में सबको बताता है। पहले तो ससुराल वाले खफा होते हैं, लेकिन चंपा के चुलबुले अंदाज को देखकर स्वीकार कर लेते हैं। तारा चंपा को किचन दिखाती है। अरे दादा, गजब, हमारे ससुराल का रसोड़ा तो बड़ा फैशनदार है। जेठानी जी, जल्दी से बतावा दूध कहाँ बा? यू जंगली, सबसे पहले तो अपने ये आवा जावा वाली हिलेरियस भाषा मेरे सामने मत बोलो। ये रहा फ्रिज, इसी के अंदर दूध रखा हुआ है और बाकी स्लैब में शुगर और टी है, करेक्ट? इसके बाद तारा किचन से चली जाती है। चंपा जैसे ही फ्रिज खोलती है तो बर्फ जमी देखकर कहती है, अरे वाह, ये बर्फ का बक्सा तो बड़े काम की चीज है। हमारा तो दिल ललचा रहा है खाने को। -डिग्री टेम्परेचर की ठंड में भी चंपा ना आओ देखती है ना ताओ, और बहुत सारे बर्फ के टुकड़े निकाल कर खाने लगती है। मस्त मजा आई गवा। इतने में उसकी दोनों नंद
चारू काव्या किचन में आ जाती है और उसे बर्फ खाते देखकर ठंड के मारे दोनों के दांत बजने लगते हैं। अरे चंपा भाभी, इतनी कड़ाके की ठंड में आप बर्फ क्यों खा रही हैं? मुझे तो ठंड लग रही है। अरे हम फायर है, फायर का है ना, हमको बर्फ खाने और बर्फ से नहाने में बहुत मजा आवत है। हमारा बस चले तो हम इस बर्फ का ठंड में कुल्फी जमकर खा जाएं। कुछ देर में चंपा सब चाय पकौड़े परोस देती है, मगर उतनी कड़ाके की ठंड में भी उसे पसीना टपकने लगता है। अरे अम्मा, हम तो आलू जैसे उबल गए हैं। एक काम करते, ठंडे ठंडे बर्फ के पानी से नहा लेते, कूलिंग आ जाएगा। चंपा फ्रिज में जमा सारा बर्फ बाल्टी में भर कर जाने लगती है। तभी जेठानी से टकरा जाती है। यू डम, देख कर नहीं चल सकती, स्टूपिड, मुझको लग गई। सारी सारी जेठानी जी, हम गुसल खाना खोज रहे हैं, हमको नहाना है। इतनी ठंड में तुम बर्फ के पानी से नहाओगी? तुम्हारे ऊपर का माल खिसका है क्या? बीमार पड़ जाओगी। बाथरूम में गर्म पानी का गीजर लगा हुआ है, जाकर उससे नहाना। अरे जेठानी जी, ये शहरी चोचलाबाजी आप ही कीजिए, हम तो गांव के हैं। ठंडा बर्फ के पानी से नहाते हैं, गर्म पानी से सुस्ती छाती है और बर्फ के ठंडे ठंडे पानी से नहाने से तरोताजगी महसूस होती है। चंपा बाथरूम में बर्फ के पानी से ठिठुरते हुए नहाने लगती है। ससुरा, ऐसा लग रहा है जैसे हड्डी जम गई, पर कितना मजा आवत है। इसी तरह ठंड में सब लोग डिनर करके सोने चले जाते हैं, मगर जैसे ही तड़के सुबह 3-4 बजते, चंपा रजाई में उठकर बैठ जाती है। हुई गया सवेरा, ठंडे बर्फ के पानी से स्नान कर लेते, फिर सबके लिए देसी घी में मस्त वाला नाश्ता बनाएंगे। चंपा बिस्तर से उठकर किचन में जाकर फ्रिज खोलती है। तभी खटपट की आवाज से जेठानी जग जाती है। वो द हेल, कितनी अच्छी खासी नींद आई थी, किसकी शामत आई है जो मेरी अच्छी खासी नींद के बीच में कबाब में हड्डी बन रहा है। आज तो इसकी खैर नहीं। गुस्से में लाल पीली तारा कंबल में दुबकी हुई जैसे किचन में आती है तो चंपा बाल्टी में बर्फ डालकर नहाने जा रही थी। तुम इस टाइम किचन में क्या कर रही हो और ये बाल्टी में बर्फ डालकर फिर से नहाने जा रही हो? कौन से अंतरिक्ष से आई हो? तुम्हें ठंड नहीं लगती क्या? अरे जेठानी जी, हमने देसी घी खाया, हमें ठंड नहीं लगती। और नहीं, हम देर तक सोते भी नहीं हैं, क्योंकि हमारी अम्मा कहती हैं कि देर तक सोने से राक्षस का वास होता है। ठंडी हो चाहे गर्मी, इंसान को तड़के सुबह 3-4 बजे नहाना चाहिए। हम तो कहते हैं आप भी चलिए हमारे साथ डुबकी लगा लीजिए। चंपा की बात सुनकर उसकी जेठानी हाथ जोड़कर कहती है, धन्य है तुम्हारे माँ बाप मेरी देवरानी, तुम ही नहाओ। मुझे इतनी सर्दी में स्वर्ग सुधारने का कोई शौक नहीं है, मेरे अंदर आग के गोले नहीं लगे। जहां रात के सन्नाटे में ससुराल वालों से लेकर अड़ोसी पड़ोसी रजाई और हीटर की गर्माहट में सो रहे थे। ठंड के 1-2 डिग्री सेल्सियस ठंड में चारों तरफ बर्फीली हवा चल रही थी और चंपा मगन होकर बर्फीले पानी में नहा रही थी। ठंडी ठंडी पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। ठंडी पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। आय हाय, कितना फ्रेश फील हो रहा है। लगातार ठंड में रोज रोज बर्फ से नहाने से चंपा को जुकाम और ठंड जकड़ लेती है, जिसके चलते चंपा के ससुराल वाले उसके नहाने पर रोक लगा देते हैं। बहू खबरदार, जो अब तुमने बर्फ के पानी से नहाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, इतनी ठंड पड़ रही है। मगर सास की बात चंपा के सर के ऊपर से निकल जाती है और आधी रात में वो दबे पांव किचन में जाकर फिर बर्फ के पानी से नहा लेती है। इसी तरह एक दोपहर अंश परी आ गए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। मम्मी मम्मी, आपको पता, कल हमारे स्कूल वाले हमें विंटर के टूर पर ले जा रहे हैं, तो हमारे लिए टूटी फ्रूटी केक बना देना और उसमें बर्फ डाल देना। मम्मी, मेरे लिए बर्फ डालकर चॉकलेट शेक बनाना, ठीक है? ओके बच्चों, मैं आज ही तुम दोनों के लिए फ्रिज में बर्फ जमा दूंगी, ठीक है? तारा फ्रिज में बर्फ जमा देती है, मगर आदत से मजबूर चंपा तड़के सुबह होते ही सारी बर्फ से नहा धो लेती है, जिससे वो आग बबूला हो जाती है। ये सारी बर्फ कहाँ गई? पूरा फ्रिज खाली है। चंपा, चंपा, यहाँ आओ। चंपा ठंडे ठंडे बर्फ के पानी से नहा धोकर थरथर कांपते हुए आती है, जिससे तारा का पारा चढ़ जाता है। आखिर अंत में क्या होगा ठंड में बर्फ से नहाने वाली बहू का अंजाम, चलिए देखते हैं। चलो निकलो इस घर से, तुमसे मैं तंग आ गई हूँ। मैं डेली बर्फ से नहाने की लत लग गई है तुम्हें, तुम नहीं सुधरोगी। तभी एकदम से चंपा ठंड लगने से गिर जाती है। डॉक्टर आकर चेकअप करते हैं और वो कपकपाए जा रही थी। अच्छा हुआ जो आप लोगों ने समय रहते मुझे बुला लिया। इतनी ठंड के मौसम में भी ठंडे पानी से ही नहाती हैं, इसलिए इन्हें न्यूमोनिया के लक्षण हैं। अगर ठंड दिमाग पर चढ़ जाती तो जान भी जा सकती थी। खैर, अब इन्हें ठंड में ठंडे पानी से नहाने से परहेज करना होगा। अंत में सब लोग चंपा को बहुत सुनाते हैं। अब चंपा की सास और जेठानी उस पर सख्ती बरतती हैं, जिससे वो ठंड में गर्म पानी से नहाने लगती है। शुक्र है सीता मैया का, अजी मैंने सारी जमीन जोत दी है, तुम अब बीज लगा दो। सच में चंपा, तुमने इतनी जल्दी सारा खेत जोत दिया? लेकिन ये हल तो कितना भारी था,
कंधे पर भी नहीं उठाया जाता है। अरे भाई मदन, लगता है तुम भूल रहे हो, हमारा गांव लंबे बाल वाला गांव है और हमारी लुगाइयों के बाल घुटने से भी नीचे लहराते हैं। औजार का काम करते हैं इनके बाल। अरे वाह, देखो सब लोग मेरा जुगाड़ सीधा जाकर निशाने पर लगाए। मैंने अपने बालों में कांटा बांधकर कितनी सारी बड़ी बड़ी मछलियां फंसाई हैं। आज तो हम मिलजुल कर दावत करेंगे। ये कहते हुए बबीता अपने लंबे बालों को ऊपर खींचती। उसके लंबे लहराते काले बाल झरने के पानी में से मछलियों का झुंड जाले में फंसाकर ऊपर ले आता है। मछलियों से भरा जाला फटने को था, इस बात से ये पता लग रहा था कि जाले का वजन कितना ज्यादा था। वहीं दूसरी तरफ पेड़ के नीचे डाली पर से मोहिनी अपने लंबे बालों से पेड़ की सूखी डाली तोड़ रही थी, जहां महिलाओं से लेकर छोटे छोटे बच्चों के बाल भी लंबे लहराते थे। आखिर लंबे बालों वाले इस अनोखे गांव के पीछे का रहस्य क्या है, जानने के लिए कहानी के पिछले भाग को देखते हैं। एक समय में किशनगंज गांव बहुत ही कुशल था। गांव की महिलाएं बहुत ही रूपवती थी, सबके बाल कमर तक बरखाते थे। गांव की जमीन बहुत ही उपजाऊ थी, सभी के पति किसान थे। खेती बाड़ी करके वह अपने साल भर का भरण पोषण आराम से कर लिया करते थे। इतवार की सवेरे सवेरे चंपा बबीता अपनी बेटियों के बाल में तेल डाल रही थी। माँ, आराम आराम से कंघा करो ना, मेरे बाल नोच रहे हैं। अरे आराम से ही तो कर रही हूँ लाडो। हे भगवान, बाल बाल सुलझाने में ही तेरे कितने बाल निकल गए, कितने हल्के बाल हो गए, इसीलिए कहती हूँ तेल डाल कर रखा कर। अरे चंपा, मैं तो मेरी सोनी के बाल तेल में चुपड़ कर रखती हूँ, फिर भी इसके बाल झड़ रहे। और मेरे भी, जब से पोखर का पानी खारा हुआ है हमारे गाँव की सब औरतों के अच्छे खासे बाल हल्के हो गए हैं। कोई अच्छा तेल शैम्पू लगाना होगा तभी फर्क पड़ेगा, वरना हम तो पूरी तरह गंजी हो जाएंगे। दोनों बातचीत कर रही होती है, तभी गांव के अंदर तेल का प्रचार करता हुआ एक आदमी आता है। तेल ले लो, तेल एक शीशी लगाओ और बाल झड़ने की समस्या से निजात पाओ। 100 रुपए में 2 बोतल तेल, एक पे एक फ्री। आ जाओ बहन जी, ले लो तेल ले लो। गांव की सभी औरतों की नजर उस आदमी के लंबे काले बालों पर टिक जाती है। सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है। अरे चंपा, देख रही है, इस आदमी के बाल तो नागिन की तरह बलखा रहे हैं। चल हम भी तेल खरीद लेते, मुझे तो बड़ा फायदेमंद लग रहा है। और 100 रुपए कोई महंगा भी नहीं है, बड़ा सस्ता है। प्रचार के आधार पर गांव की सभी औरतें उस बहरूपिया आदमी से तेल खरीद लेती हैं, मगर उनमें से किसी को भी असलियत पता नहीं थी कि वह आदमी सर पर विग लगाए हुए था। थोड़े दिन में गांव की औरतों के बाल और हल्के हो जाते हैं। तभी एक दिन गुंजा नाम की एक बड़ी ही गरीब गंजी काली लड़की तेल शैम्पू बेचने आती है। तेल शैम्पू ले लो रीठा, गुड़हल, शिकाकाई का बनाया तेल शैम्पू ले लो। बहन जी, तेल शैम्पू ले लीजिए, 1 महीने में ही आप लोगों के बाल गारंटी के साथ लंबे और घने कर देगा। उस गंजी काली लड़की को गांव के अंदर तेल शैम्पू बेचता देखकर सभी औरतों का गुस्सा उस बेकसूर पर भड़क जाता है। ये गंजी पटेल काली कलूटी बैंगन लूटी भी उस आदमी की तरह ठगेरू है। मैं तो कहती हूँ इसे चप्पल और जूते की माला पहनाते हैं और इसका मुंह काला करके यहाँ से निकलते हैं, तभी इन लोगों का ऐसा झूठा प्रचार करने की आदत जाएगी। सभी औरतें उसका मुंह काला करके जूते की माला पहनाती हैं और पत्थर मार मार कर गांव से भागने लगती हैं। बेचारी गुंजा रोती बिलखती है। भगवान के लिए मत मारो मुझे, निकल जा हमारे गांव से वरना तेरी जान निकाल देंगे। तुम सब औरतों ने मिलकर मेरी जान ली है, तुम मेरी मौत की कसूरवार हो, इसलिए इस गांव की धरती श्रापित होगी और अब कोई अन्न की बाली यहाँ नहीं उपजेगी। तुम सब भूखमरी के शिकार होगे। ऐसे बोलकर गंजी गुंजा दम तोड़ देती है। पूरी धरती बंजर हो जाती है, गांव में सूखा और अकाल आ जाता है। यहाँ तक कि पूरा का पूरा गांव गंजा और बदसूरत हो जाता है। लोग उनकी शक्ल को देखकर भीख भी नहीं देते। सब अपनी बुरी दुर्दशा में अपने गुनाहों से तौबा करते हैं। तुम औरतों के कारण उस लड़की के श्राप पूरा गांव भुगत रहा है। अपने पापों का पश्चाताप करो वरना हम सब मर मिटेंगे। जलन में हमसे बड़ी भूल हो गई काकी, हे ईश्वर हम पर तरस खा। हमें बचा। तभी उस लड़की की आत्मा उन्हें दिखाई देती है। तुम लोगों को तुम्हारी भूल का एहसास है, लेकिन मैं अपनी श्राप को तो लौटा नहीं सकती। लेकिन मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि गांव की सभी औरतों के बाल जादुई बाल हो जाएंगे, जिसे तुम औजार और अपनी ताकत के रूप में इस्तेमाल कर सकती हो। मगर अगले 1 साल तक ये जमीन कंटीली झाड़ी उपजेगी, इसलिए यहाँ से पूर्व की दिशा में चले जाओ। वहाँ एक विशाल पेड़ है, सब उस पेड़ पर ही बस जाओ। देखते देखते चमत्कार हो जाता है। सभी औरतों और बच्चों के लंबे बाल लौट आते हैं। जब उस पेड़ पर आ जाते हैं जिसके चारों ओर जिंदा चट्टान से जल के सोते बहते हुए झरने गिर रहे थे,
ये पेड़ तो कितनी खतरनाक जगह पर है, हम लोग वहां तक कैसे पहुंचेंगे? एक तरफ झरना है, दूसरी तरफ खाई, जरा भी पैर डगमगाया तो जान से जाएंगे। आप सभी घबराइए मत, हम अपनी लंबे बालों को रस्सी के रूप में इस्तेमाल करके उस पेड़ वाले स्थान तक पहुंच जाएंगे। ए मेरे जादुई लंबे बाल, और लंबे हो जाओ। मोहिनी के ऐसा बोलते ही उसके बाल रस्सी के जैसे लंबे होते जाते हैं। पूरा गांव बालों के सहारे उस पेड़ तक पहुंचता है। ये पेड़ तो कितना विशाल, बड़ा और ऊंचा है, इस पर तो हमारा पूरा का पूरा गांव समा जाएगा। मगर उतने ऊंची डाल तक कैसे पहुंचा जाएगा? बालों की सहायता से। अब इसी पेड़ पर हम अपना लंबे बालों का गांव बसाएंगे। बबीता पेड़ पर पहुंच जाती है और अपने लंबे बाल को जड़ के समान इस्तेमाल करती है। सबके पति लकड़ी काटकर उन्हें थमाते हैं और वह लंबे मजबूत बालों से खींच लेती हैं। इसी तरह सब पेड़ के ऊपर ही टिकाऊ घर बनाकर रहने लगते हैं और उस झरने और पेड़ को अपने उपयोग में लाते हैं। अरे वाह, आज तो जैसे हमारे लंबे बालों वाले गांव में खुशी आ गई है। इतनी मछलियां, इन्हें बेचकर तो हम मुनाफा कमा सकते हैं। इतनी मछलियां हम खा भी नहीं पाएंगे। तो सोच क्यों रहे हो? जाकर इन मछलियों को बेचकर जो पैसे बने उससे खेती करने के लिए खाद बीज ले आओ। सबके पति टोकरी में मछली भरकर बेचने जाते हैं। इधर लंबे बालों वाले गांव की बहुएं मछुआरन के जैसे झरने से मछली, शंख वगैरह निकालती हैं। देखो इस बार मुझे क्या मिला, दूध सा सफेद शंख। पता है इसकी चूड़ियां और माला महंगे बिकते हैं। वैसे इसे हम अपने गांव की सजावट करके अपने गांव की सुंदरता को बढ़ा सकते हैं और अपने बालों की भी। फिर सारी औरतें शंख से जूड़ा चूड़ी बनाकर इस्तेमाल करती हैं। धीरे धीरे उनका जादुई बाल वाला गांव देखने के लिए दूर दूर से टूरिस्ट आने लगते हैं और तस्वीर खींचते हैं, ब्लॉग बनाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वक्त मैं लंबे बाल वाले गांव के अंदर हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़े से लेके बच्चों के बाल भी कितने लंबे हैं। ये गांव अपने आप में 8वां अजूबा है। आपको हमारा लंबे बाल वाला गांव अगर इतना ही पसंद आया रिपोर्टर बाबू, तो हमारे गांव में बस जाइए। हम आपके बाल भी लंबे कर देंगे। महिलाएं रिपोर्टर से हंसी ठिठोली करती। थोड़े ही दिनों में लंबे बाल वाला गांव अखबार के पन्नों में छप जाता है और गिनीज बुक में भी रिकॉर्ड हो जाता है, जिससे अब गांव में सैलानी घूमने फिरने आया जाया करते, जैसे गांव वालों को आर्थिक मदद मिलने लगती है। और इसी तरह से 1 साल गुजर जाता है। बंजर धरती फिर से हरी भरी हो जाती है, जिसके साथ गाँव की सभी महिलाओं की चमचमाती लहराते रेशम से काले बाल साधारण कमर तक हो जाते हैं। मैं इस गांव को श्राप मुक्त करती हूँ। अब तुम लोग इस गांव में आराम से रह सकते हो, लेकिन फिर कभी किसी का उपहास मत उड़ाना, जो तुम्हें इस तरह कष्टदायक जीवन का फल ना भोगना पड़े। हम वादा करते हैं आज के बाद फिर कभी हम किसी का ठट्ठा नहीं उड़ाएंगे, सबका आदर करेंगे। तुम्हारा धन्यवाद जो तुमने हमारे गांव को पहले के समान बना दिया, लेकिन हमारा इस लंबे बाल वाले गांव से एक अलग सा नाता, एक अलग सा रिश्ता जुड़ गया है, तो हम यहाँ भी आते जाते रहेंगे। हाँ बिल्कुल, ये लंबे बाल वाला गांव आज के बाद तुम्हारा ही होगा। उस दिन के बाद से गांव वाले खुशी खुशी गांव में अपना जीवन निर्वाह करने लगते हैं और शांति और सुकून भरे पल के लिए लंबे बाल वाले गांव में भी आया जाया करते थे।